जी आज 23 फरवरी है, 23 फरवरी 2021 और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो आज के जो लेक्चर के कंटेंट्स हैं वो कुछ ये हैं कि आज हमारा लेक्चर 2 है और ये है फॉर्मलिज्म ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। फॉर्मलिज्म ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले पॉइंट पे हम थोड़ा रिकैप देंगे कल वाले लेक्चर का, रिकैप ऑफ लास्ट लेक्चर। फिर सेकंड हम जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको देखेंगे। आज असल में बेसिक काम हमारा स्टैटिस्टिक्स शुरू कर देना है और थर्ड लॉ के बाद हमारा थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्लोज हो जाएगी। और इसके बाद फिर हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड इट्स टाइप्स। और ये जो इसकी टाइप्स हैं ये हम निकालेंगे डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम से। ये अहम है, ये जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है ये हम इसको समझेंगे डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम से। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो उसमें टाइप्स आपको डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम बताएगी कि कितने एरिया में हम इसकी क्लासिकल मैकेनिक्स क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं और किस में हम क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग दिस डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम। फिर फोर्थ है इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। और इसमें तीनों इक्विलिब्रियम देखेंगे, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस केमिकल इक्विलिब्रियम को मैंने कहा था कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम भी बुक्स ऑथर्स ने लिखा। और फिर फिफ्थ पे हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम देखेंगे। और जो ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है ये है तीनों ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम तीनों मौजूद हों, उसको हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल पोटेंशियल एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये भी अहम है बहुत इस हवाले से कि जो केमिकल पोटेंशियल का कंसेप्ट है ये बड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी, और एक अरसा तक मेरे लिए भी ये कंफ्यूजिंग कंसेप्ट रहा। और फिर इसकी इंपॉर्टेंस ये है फिज़िक्स में कि ये केमिकल पोटेंशियल फिर आगे इस्तेमाल होता है ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल में, और यही केमिकल पोटेंशियल इस्तेमाल होता है फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन में, और यही केमिकल पोटेंशियल इस्तेमाल होता है बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। तो इसको फिर देखेंगे, इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है। इससे आगे जो है हम फेज स्पेस से शुरू करेंगे और ये है पोजीशन एंड मोमेंटम, ये स्पेस जिसको फेज स्पेस आप कहते हैं। और फिर हम देखेंगे कि ये स्टेट ऑफ द सिस्टम से क्या मुराद है, स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे हम इसकी माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स इनको देखेंगे। तो यहाँ जो माइक्रो स्टेट्स हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ हमें लेके जाती है, और जो मैक्रो स्टेट्स हैं ये थर्मोडायनामिक्स की तरफ हमें लेके जाती है। और फिर इसके बाद एक
फेज स्पेस से रिलेटेड एक थ्योरम है जिसे लोविल्स थ्योरम कहा जाता है, जो कंजर्वेशन ऑफ फेज पॉइंट्स विद टाइम उसकी बात करता है। तो इस थ्योरम को देखेंगे। हाँ जी, ये है कंजर्वेशन ऑफ फेज पॉइंट्स, फेज पॉइंट्स या फेज डेंसिटी इन फेज स्पेस। ये देखेंगे। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, एंड और इन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, किसकी डेंसिटी? सिस्टम की डेंसिटी, जो अभी सिस्टम हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है। और यहाँ पे ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि जो स्टैटिस्टिकल है ये किसी एक फेज ऑफ मैटर को डील नहीं करती। यानी अगर हम सिर्फ ये कहें कि वो लिक्विड्स को डील करती है या गैसेस को डील करती है या सॉलिड्स को डील करती है या सिर्फ प्लाज्मा को डील करती है, नो, ये तमाम फेजेस को इक्वली डील कर रही होती है डिपेंडिंग अपॉन द दिस डेंसिटी। अब जैसे डेंसिटी को लो करेंगे तो वो गैसेस की तरफ जाने शुरू हो जाएगी, डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो वही डेंसिटी जो है वो लिक्विड्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, वो सॉलिड्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और अगर पार्टिकल्स की डेंसिटी, पार्टिकल्स हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो प्लाज्मा की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हम डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसलिए स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में ये बात तय है कि किसी एक फेज ऑफ मैटर को डील नहीं कर रही, ठीक है। इट डील्स विद ऑल फेजेस ऑफ मैटर। ओके, आगे है 11। इसमें बोल्ट्जमैन थ्योरम, बोल्ट्जमैन थ्योरम या इसको बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस कह लें, क्योंकि ये बहुत अहम है। बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस जो उसने जनरेट किया था एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बारे में, ऑन एंट्रोपी एंड probability of the system in some particular state। तो यहाँ से एक लिंक डेवलप हो जाता है। इंट्रोपी की एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है, मैक्रो स्टेट्स में से है, थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स में से है। और इसके मुकाबले में जो प्रोबेबिलिटी है ये माइक्रो स्टेट्स की ऑक्यूपेशन, किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, उस स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एनर्जी स्टेट में कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को डील करती है और माइक्रो स्टेट्स का है। तो ये एक बोल्ट्जमैन का ये जो हाइपोथेसिस है जो एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ये असल में दोनों दुनिया को इकट्ठा कर देता है। छोटी जो माइक्रो स्टेट्स हैं उनको और जो लार्ज या बल्क में हमारे पास सिस्टम्स हैं उनको ये कनेक्ट कर देता है। ये बोल्ट्जमैन, ये बहुत अहम है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। और फिर आगे बोल्ट्जमैन की थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन देखेंगे। बोल्ट्जमैन कंट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। एक तो उसकी कंट्रीब्यूशन आपके सामने है, बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस जो इसने एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बारे में दिया है, ये इसकी कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इसमें, और इंसेंबल्स की टाइप्स, और फिर एंड पे कैनोनिकल इंसेंबल को आज हम फोकस करेंगे। कैनोनिकल इंसेंबल, और कैनोनिकल इंसेंबल की जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, मींस पार्टीशन फंक्शन, इसका पार्टीशन फंक्शन ऑफ कैनोनिकल इंसेंबल, और इस पार्टीशन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए इसकी थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज। जी कोशिश करेंगे कि आज इसको कवर करें, ठीक है।
आज मेरा ख्याल जो कल सवाल पूछ रहे थे लोग कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है जी सारी मैथ की, वो आज कुछ ज़्यादा वाजे होके सामने आ जाएगी कि जो हमने कल कैलकुलेशंस की हैं वो किस तरह आज अप्लाई हो रही हैं। तो इस पर सबसे पहला आज हमारा पॉइंट है वो रीकैप ऑफ लास्ट लेक्चर। वो देखते हैं। उसमें जो हमने देखा था कि फर्स्ट लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील करता है। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये हमें कहता है कि इंट्रोपी जो है एक अनअवॉइडेबल फैक्ट है ड्यूरिंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, और फिर के जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं इसमें इंट्रोपी ज़ीरो होती है, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं उसमें इंट्रोपी चेंज इन इंट्रोपी जो है वो नॉन ज़ीरो होती है, इंक्रीजिंग होती है यानी और फिर हमने ये भी कल देखा कि इंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। इंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, और कल हमने तय किया था कि स्टेट फंक्शन कौन सा होता है। उसकी एक डेफिनेशन तो ये की थी कि वो पास पे डिपेंड नहीं करता, एक तो ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, लेकिन मैथमेटिकली इसकी क्या डेफिनेशन है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। तो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हमने कल पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इक्वल्स टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स कहा था, अगर कोई भी थर्मोडायनामिक वेरिएबल अगर इस कंडीशन को होल्ड करता है तो वो स्टेट फंक्शन कहलाएगा। और हमने कल देखा था कि इंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, इंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन थर्मोडायनामिक वेरिएबल, और थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कितने होते हैं 8, वो जो कल हमने पढ़े, ठीक है। वो कौन कौन से थे वो मैं लिख देता हूँ। थर्मोडायनामिक P, V, T, U इंटरनल एनर्जी या E से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इंट्रोपी और इंथाल्पी, हेल्महोल्ट्ज और गिब्स, ये थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स हैं। और इन्हीं को आज हम, क्योंकि आज हमने मैक्रो स्टेट्स पढ़ना है, तो असल में इन्हीं थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज़ को मैक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम भी कहते हैं। यानी एक तरफ तो हम इनको इस 8 को हम कह रहे हैं कि दीज आर थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, तो इन्हीं को हम आगे जाके मैक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम भी कहेंगे, मैक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो यही मैक्रो स्टेट्स है, सिस्टम के मैक्रो स्टेट से यही मुराद है कि वो किस स्टेट में है, उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इंथाल्पी, एंट्रोपी, गिब्स, हेल्महोल्ट्ज में क्या है। तो ये स्टेट ऑफ द मैक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम्स कहलाते हैं। और यहाँ पे ये जो लास्ट 3 वाले हैं इनके लिए हमने कल देखा था कि दीज आर U प्लस PV, ठीक है। U रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनल एनर्जी को, और शायद कहीं गलती से मैं इसको E से भी रिप्रेजेंट कर दूँ, इंटरनल एनर्जी E और U मतलब वो एक ही है, उससे नहीं। U प्लस PV, या इसको हेल्महोल्ट्ज में U माइनस TS, और गिब्स में इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं P प्लस PV, यानी यहाँ पे F, और या इंथाल्पी माइनस TS। तो ये इसकी तीनों की डेफिनेशन, ये कल हम एक कर चुके हुए हैं इन सब चीज़ों का व्यू। और इसके अलावा फिर हमने आगे देखा, कल के लेक्चर में हमने ये भी चीज़ देखी कि इनमें ये जो 4 हैं, इंटरनल एनर्जी जिसे हम U कह रहे हैं, और इंथाल्पी, और हेल्महोल्ट्ज और गिब्स, ये 4 जो हैं इनको हमने प्रूव किया है कल कि ये थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स हैं। दीज आर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, ये कल हमने प्रूव कर चुके हैं, ये लास्ट के लेक्चर में हमने इसको प्रूव कर चुके हैं कि दीज आर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। और इसके अलावा कल हमने फर्स्ट TdS इक्वेशन, सेकंड TdS इक्वेशन और एनर्जी इक्वेशन, और ये जो एनर्जी है कौन सी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के लिए जो इक्वेशन, ये भी इनको हम कहते हैं स्पेशल इक्वेशंस, ठीक है। इनको स्पेशल इक्वेशंस, इनको भी हमने कल प्रूफ किया है, और वो क्या थे, TdS इक्वल्स टू T पार्शियल P ओवर पार्शियल T इंटू dV प्लस CV इंटू dt। दिस इज फर्स्ट TdS इक्वेशन। नेक्स्ट TdS इक्वल्स टू माइनस T
पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी डी पी प्लस सी पी डी टी, दिस इज सेकेंड TdS इक्वेशन। और इसके बाद जो एनर्जी इक्वेशन है वो है पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी इक्वल्स टू टी पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी माइनस पी, ये जो है एनर्जी इक्वेशन है। कल हमने पहली दो तो की थी लेकिन इसका टाइम नहीं मिल सका तो नहीं की, फिलहाल मैं इसको अप्रूव भी नहीं कर रहा, ये आप इसको खुद प्रूव करें। इस इक्वेशन को डू योर सेल्फ एज एक्सरसाइज। ये कल हम नहीं कर सके तो टाइम खत्म हो गया था, तो आज भी मैं इसको नहीं छेड़ रहा क्योंकि आगे काम करने वाला ज़्यादा है। इसको आप खुद इसको प्रूव करें। इसके अलावा हमने कल मैक्सवेल इक्वेशंस देखी, मैक्सवेल रिलेशंस, और कल मैं कमेंट्स में देख रहा था कि वो बार बार लफ्ज़ जो है मैक्सवेल इक्वेशंस जो थर्मो उसकी है EMT इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, उसके साथ इसे कंफ्यूज कर रहे हैं। भाई ये मैक्सवेल इक्वेशंस नहीं हम कर रहे, ये मैक्सवेल रिलेशंस हैं, और वो मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो थर्मोडायनामिक यही 8 क्वांटिटीज जो है इनको आपस में लिंक कर देता है पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में जब वो इन्हीं क्वांटिटीज को आपस में लिंक करता है तो वो मैक्सवेल रिलेशंस जनरेट करता है। वो क्या हैं? वो 4 हैं, देयर आर 4 मैक्सवेल रिलेशंस। तो 4 जो ये आता है तो ये ज़्यादा कंफ्यूज कर जाता है कि शायद ये वही मैक्सवेल इक्वेशंस हैं जो ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाले। नो, ये वो नहीं है। ये 4 हैं, पार्शियल टी ओवर पार्शियल वी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल पी ओवर पार्शियल एस, नंबर 1। नंबर 2, पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी इक्वल टू पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी। ये 2 हो गई, 1 2 और 3 पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी इक्वल टू माइनस पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी, और 4th पार्शियल टी ओवर पार्शियल पी इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस। तो ये यहाँ तक का जो हमने काम, ये कल का मैंने रीकैप दिया है। कल जो हमने काम किया है मैंने अब तक उसका रीकैप दिया है, तो इसको मैं अभी एरेज कर रहा हूँ। इसके बाद फिर आगे, अच्छा इसको अगर तस्वीर लेना चाह रहे तो आप ले लें, मैं एरेज कर रहा हूँ। ये कल का रीकैप है, दिस इज अ रीकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर। इसमें ये सारी चीज़ें हम कल कर चुके होंगे, तो उम्मीद है कि ये आज भी आगे हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, एरेज कर दूँ मैं? इक्वेशन की नंबरिंग या ऊपर बोर्ड की नंबरिंग? ओके ओके, इसको रेज कर देता हूँ। हाँ, इसको बंद कर देता हूँ। बंद तो अब हो चुका, मतलब अब मैं 2 कर दूंगा, ठीक है? अच्छा चलो, ये रीकैप में गया जी, ठीक है। अब मैं बंद कर दूँ इसे। ओके, आगे है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये हल्का सा आपसे सवाल ये है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये मैं बात कर रहा हूं जी थर्ड लॉ की, थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें आपसे सवाल ये है, व्हाट इज एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट 0 केल्विन। इस पे बात जी, क्या एनर्जी होगी 0 केल्विन पे? 0 केल्विन पे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? इसके दो तरह की इसको देखा जा सकता है, क्लासिकली भी। इसका आंसर जो है, क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कहती है कि इसकी एनर्जी जो है वो 0 है, ठीक। लेकिन इसका जो क्वांटम मैकेनिक्स जो जवाब देती है इसी सवाल का, सेम क्वेश्चन का, वो कहती है इट इज नॉट इक्वल टू 0। 0 केल्विन पे भी सिस्टम की एनर्जी खत्म नहीं होती क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक। वो ऑसिलेटर जो हमारा क्वांटम ऑसिलेटर है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 नहीं आती, ठीक है। अच्छा, इसी तरह टेम्परेचर डिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो आप टेम्परेचर जितना मर्जी लो करते चले जाएं, जितनी मर्जी कूलिंग जनरेट कर लें। सर यासर का काम वो लेज़र कूलिंग में है, तो जितनी मर्जी आप कूलिंग कर लें, जितनी मर्जी टेम्परेचर, पार्टिकल्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर लें, उनकी वेलोसिटीज को कंट्रोल कर लें, क्योंकि वेलोसिटीज जो हैं वो कनेक्ट हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ, और काइनेटिक एनर्जी आगे कनेक्ट है टेम्परेचर के साथ। तो आप जितनी मर्जी वेलोसिटीज को कंट्रोल कर लें, उसकी वो जाहिर आप वेलोसिटीज को कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। इट मीन्स यू आर डूइंग योर सिस्टम
टूवर्ड्स लो टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका जवाब ये कि 0 केल्विन पे भी क्वांटम मैकेनिकली सिस्टम की एनर्जी 0 नहीं होती, इट इज़ नॉन जीरो एनर्जी। और इसको अगर हम फर्मियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोचें, दिस एनर्जी इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी, दिस नॉन जीरो एनर्जी इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। ओके, अब हम अच्छा थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ ये कहता है कि इंट्रोपी एट 0 केल्विन इज इक्वल टू 0। बस इसी बात कर लेते हैं। ओके जी, अब हम आगे जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल की तरफ। बस यहाँ तक थर्मोडायनामिक्स तकरीबन हमारी मुकम्मल हो गई है। अब इससे ऑनवर्ड हम इसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, स्टैटिस्टिकल हमारा अब तीसरा पॉइंट शुरू हो गया है। ये थर्ड लॉ का हमारा दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट है हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इट्स टाइप्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड इट्स टाइप्स। और इसको हम खुसूसन देखेंगे डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम के तनाजुर में। अच्छा, हम जब भी हमारे पास सिस्टम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्फिनिट हो जाए, ये इन्फिनिट से मुराद अनडिफाइंड इन्फिनिटी नहीं है, इससे मुराद लार्ज सिस्टम है। जब भी हमारे पास सिस्टम लार्ज हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे हम ये अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लॉज, ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हर पार्टिकल के लिए अलग अलग इक्वेशन हम नहीं लिख सकते। तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एज अ होल उसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे होते हैं, एज अ होल सिस्टम को देख रहे होते हैं, एक बल्क स्टेट के पॉइंट पे एज अ होल उसको देख रहे होते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये नंबरिंग 10 रेज़ टू पावर 23 जा सकती है इन काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया है। ये जो एवोगाड्रो नंबर है ये काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है ना, मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता बात। अच्छा, अब हम इसको करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं कि अगर हमारे पास डेंसिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, और अगर हम इसको बढ़ा दें तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो सॉलिड्स की है, और जो अर्थ पे पाए जाने वाले सॉलिड्स हैं उनके मुकाबले में जो हमारे एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे न्यूट्रॉन स्टार, वाई ड्राफ्ट, इनकी डेंसिटीज उससे भी हायर है, और वो जो है वो 10 रेज़ टू पावर 33 से 35 पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी रिपोर्ट हुई है रिसर्च पेपर से। जबकि अर्थ पे हमारे पाए जाने वाले मटेरियल्स की ये डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी की रेंज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो वहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। जी हाँ, इसमें अली जैसे मैं पहले भी बात की कि हम सिस्टम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाएं, बेशक गैसेज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दें तो वो भी स्टैटिस्टिकल में आ जाएगा। आप लिक्विड में डेंसिटी बढ़ा दें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दें, वो भी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा। आप सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दें, डेंसिटी बढ़ा दें, तो वो भी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा। आप प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल्स की नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ा दें, वो भी स्टैटिस्टिकल का सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे का साथ डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बिकम्स डेंसिटी। तो जैसे जैसे आप सिस्टम की डेंसिटी बढ़ाते चले जाएंगे तो वो सवाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की तरफ जाता चला जाएगा। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स के तनाजुर में। एक तरफ अगर हम माइक्रो स्टेट्स लें और दूसरी तरफ हम मैक्रो स्टेट्स लें, तो वो नॉलेज या वो फिजिक्स की वो शाख जो इन दोनों डिसिप्लिन्स को जोड़ देती है उसको हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहते हैं। ओके, उसको हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहते हैं। तो अब मैक्रो स्टेट्स में को हम इसको अगर मैं एक ब्रांच के फॉर्म में लिखा तो इट इज थर्मोडायनामिक्स। क्या ख्याल है? ये थर्मोडायनामिक्स है।
और ये जो माइक्रो स्टेट्स हैं इसको क्वांटम स्टेट्स भी बोलते हैं। तो इट्स क्वांटम मैकेनिक्स उस सेंस में, अगर क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और वैसे माइक्रो स्टेट्स क्लासिकल सिस्टम में भी हो सकती हैं, क्लासिकल सिस्टम में भी माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं। और अगर क्वांटम में जाएं तो वो तो है ही हैं, वो तो हम समझते हैं कि वो माइक्रो स्टेट्स हैं, क्वांटम स्टेट्स हैं, उसकी तो अंडरस्टैंडिंग हमारी उस हवाले से है। लेकिन ये माइक्रो स्टेट्स क्लासिकल सिस्टम्स में भी, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी हो सकती है। जैसे हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर स्मॉल, और उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो अगर फेज स्पेस में बात करें तो उनकी जो पोजीशन है और मोमेंटा, पोजीशन एंड मोमेंटा बोथ आर माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स की। तो जब भी हम माइक्रो स्टेट्स की बात करते हैं तो ये हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जहां स्टडी करते हैं वो यानी माइक्रो स्टेट्स हैं, और जहां पे हम एज अ होल सिस्टम को देख रहे हैं, बल्क में देख रहे हैं, तो वो हमारा मैक्रो स्टेट्स हैं। ठीक है, तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में 8 थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज की बात की है, 8 थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स की बात की है। तो वो सारे के सारे असल में 8 थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, ये 8 के 8 थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स मैक्रो स्टेट्स हैं बेसिकली। दीज आर द बल्क स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और ये जो माइक्रो स्टेट्स हैं इसकी एग्जांपल्स क्या हैं जी? इसकी एग्जांपल्स फेज स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगी? हाँ, उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटा, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पिन, ये सारी की सारी माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको करता हूं, उसको डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम अभी रह गई है। डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम में इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम डेंसिटी जो है, डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस ले लें और इसके मुकाबले में जो टेम्परेचर है ये हम अलोंग वाई एक्सिस ले लें, तो इस तरह का एक जो ग्राफ हमारे पास आता है, मैं ज़्यादा ऊपर को बना दिए, तकरीबन इस तरह का बनता है, इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम है, ये इसकी 2 टाइप्स को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है क्लासिकल स्टैटिस्टिक और दूसरी है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो अब यहां पे जो टेम्परेचर वाली साइड है ये असल में क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, को डील कर रही है। इस पे थोड़ा सा फोकस हो सकता है इस डायग्राम पे। और ये जो टूवर्ड्स डेंसिटी है, डेंसिटी की तरफ जो एक्स एक्सिस की तरफ जो हमारा ये सारा एरिया बनता है, ये क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का रिजीम है। दिस रिजीम बिलोंग्स टू क्वांटम स्टैटिस्टिकल रिजीम। यहां से एक और बात बड़ी अहम समझ आती है, वो ये कि क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स आपको कहां ज्यादा नजर आएंगे? जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है? नो, जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे सिस्टम ज्यादा डेंस है, वहां पे क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स आपको ज्यादा नजर आएंगे। ये बात यहां से समझ आ रही है? ये ग्राफ बता रहा है कि क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स वहां पर ज्यादा होंगे जहां पे डेंसिटीज हायर है सिस्टम की। इस मीन्स कि क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट शायद हमें गैसियस फॉर्म में नजर ना आए, लिक्विड फॉर्म में शायद नजर ना आए, लेकिन सॉलिड स्टेट में लाजमी नजर आएंगे। ठीक है, जहां डेंसिटीज हायर है। बात समझ लग रही है? ये ग्राफ हमें ये चीज बता रहा है, क्योंकि ये डेंसिटी की तरफ जो ये रिजीम है ये डील कर रहा है क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को, और इसके मुकाबले में जो टेम्परेचर एक्सिस है वो हमें वाई एक्सिस जो है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे और यहां पे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं मजीद इलेबोरेट इस तरह करता हूं कि क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको शॉर्टली लिख देता हूं,
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन MB डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ना भी कहूं तो ये बहुत फेमस है बहुत सारी लिटरेचर में कि क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। यानी इस पूरे रिजीम को एक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूरे क्लासिकल को एक्सप्लेन कर देता है, पूरे क्लासिकल सिस्टम को एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्सप्लेन कर देता है। उसे हम कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और इस तरह जो क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और दूसरा बोल्स-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो क्वांटम रिजीम में ये दो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस बहुत फेमस हैं, हमारे BS के फिजिक्स का सिलेबस का पार्ट है ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूं अपनी पिछली स्टेटमेंट को, जो मैंने ये कही थी कि क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सारा एक्सप्लेन कर रहा है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। लेकिन ये वैसे एक बात किसी हद तक ठीक है, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लिमिटिंग केस के तौर पे ये बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस और भी हैं जो क्लासिकल रिजीम को डील करते हैं। ठीक है, बहुत सारे और स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस भी हैं जो क्लासिकल रिजीम को डील करते हैं। इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आइसोट्रोपिक, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आइसोट्रोपिक वो भी डील करता है, और इसी तरह मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एन आइसोट्रोपिक, जहां पे टेम्परेचर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस डिफरेंट है, या इसको बाई मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई स्टैंड्स फॉर टू, बाई मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कि जहां पे टेम्परेचर्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड या परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, तो वहां पे हम बाई मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसी तरह बहुत सारे नॉन मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं, या उसको कहना चाहिए कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरह के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं, जो कभी राइट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की जो ग्राफ है वो बेल्ट शेप बनता है, इसका ग्राफ जो है वो किस तरह बनता है? बेल शेप। तो इसके तरह के और जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं वो जो राइट टेल को भी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, लेफ्ट टेल को भी एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और बाज़ का इस बेल की अगर ये इसका जो विड्थ है अगर ये कम हो जाए तो थोड़ा सा शार्प सी पीक बन रही है, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस उनको भी डील करते हैं, जैसे लॉरेंट्जियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक, कापा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं जो तकरीबन मैक्सवेल के सारे एज लिमिटिंग केस में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कन्वर्टेबल हैं। अंडर लिमिटिंग केस ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में रिड्यूस हो सकते हैं एज लिमिटिंग केस। तो इसलिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जैसे मैं पहले कहा था, ये तकरीबन क्लासिकल रिजीम सारे को एक्सप्लेन कर देते हैं। सारे को कहना मुश्किल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लासिकल पार्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मोस्ट ऑफ द। डायरेक्ट डेल्टा तो बिल्कुल सीधी पीक बन जाती है ना, वो शायद इसमें है ही नहीं, वो मैं कुछ इस पर कमेंट, क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या 0 है या 1 है, वो तो बिल्कुल एक स्टेप फंक्शन बन जाता है। तो उसको मैंने नहीं कहीं पढ़ा कि उसने ये कहा हो कि वो मैक्सवेलियन में वो कन्वर्टेबल है, ये मैं कहीं पढ़ा नहीं है, मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। लेकिन आमतौर पे हम ये स्टेप फंक्शंस यूज़ करते हैं। जो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको एट 0 केल्विन जो है वो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो है वो मेरा ख्याल है कि क्वांटम रिजीम में ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज कम्पेयर टू क्लासिकल रिजीम। वहाँ फर्मियान होता है, सही है, ठीक है। तो इसलिए फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है एट 0 केल्विन वो रिड्यूस हो जाता है डेल्टा फंक्शन में, ठीक। तो वो मेरा क्लासिकल में नहीं आएगा। तो अब तक मैंने जितना भी टाइम लिया है ये सारी फिजिक्स है,
कल कह रहे थे कि फिजिक्स इसमें क्या है, तो ये अभी तक मैं जितनी बातचीत की है ये सारी फिजिक्स है, ये सारी फिजिकल चीज़ें हैं जो फिजिकल सिस्टम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पे फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस पूरे के पूरे सेट ऑफ फर्मियंस को डील कर रहा है, ठीक है। और फर्मियंस की स्पिन कितनी होती है जी? हाफ, ठीक है। और हाफ स्पिन का मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स। और इसी तरह बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये डील करता है तमाम के तमाम बोसॉन्स को, पूरा कंप्लीट सेट ऑफ बोसॉन्स वो हम बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में डील करते हैं, जिसमें तमाम फोटॉन्स, पूरी रेडिएशन हमारी जो है उसमें आ जाती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसमें आ जाती है। जी जी सही है। वन, हाँ तो क्वांटम जाहिर बात है, स्पिन इज मतलब वो हाँ डिस्क्रीट, बिल्कुल। यानी आप पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटा ले लें या स्पिन मोमेंटा ले लें, बोथ आर डिस्क्रीट इन क्वांटम मैकेनिक्स, बोथ आर डिस्क्रीट। और मेरा ख्याल है कि आज क्वांटम मैकेनिक्स का जो हमारा सिलेबस है उसमें आप स्पिन की सारे उसके एंगुलर मोमेंटा वगैरह सारी स्टडी करेंगे। चलें जी, आगे है जी इक्विलिब्रियम। हाँ जी, ये बड़ी अहम स्लाइड है, वैसे बहुत अहम स्लाइड है ये फिजिक्स, यानी सिस्टम की फिजिक्स समझने के लिए ये बहुत अहम स्लाइड है। पता नहीं मैंने नहीं, मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम आप जस्ट गूगल पे टाइप करें तो आपके पास मिल जाएगी, ठीक है। और ये इसलिए भी अहम है कि प्लाज्मा पैरामीटर्स हमारे पास कितने होते हैं। प्लाज्मा, ये सर यासर लोग जो हैं वो लेजर इंड्यूस प्लाज्मा करते हैं, थ्योरेटिकल प्लाज्मा भी, एक्सपेरिमेंटल भी। तो प्लाज्मा पैरामीटर्स क्या हैं? बेसिक प्लाज्मा पैरामीटर्स क्या हैं? डेंसिटी और टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ द प्लाज्मा, टेम्परेचर ऑफ यानी प्लाज्मा का टेम्परेचर और प्लाज्मा की डेंसिटी। तो वहां भी ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। प्लाज्मा फिजिसिस्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हम पूरी प्लाज्मा फिजिक्स डिस्क्राइब कर सकते हैं। इफ द पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर चार्ज पार्टिकल्स, आर आयंस, आर इलेक्ट्रॉन्स विद देयर चार्जेस, तो ये सारी की सारी समझ लें, मैं सारी की सारी प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लासिकल प्लाज्मा फिजिक्स और क्वांटम प्लाज्मा फिजिक्स हम डील कर रहे हैं। इफ द पार्टिकल्स आर चार्ज, और अगर वो चार्ज पार्टिकल्स नहीं है तो ये फिर हम प्लाज्मा स्टेट डिस्कस नहीं कर रहे। वी आर आइदर डिस्कसिंग गैसियस फॉर्म, आइदर वी आर डिस्कसिंग लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। तो वो सारा इसमें एक्सप्लेन हो जाता है। तो ये बहुत अहम डायग्राम है, विच इज कॉल्ड डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम। स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम डायग्राम है ये। इससे हम तकरीबन इस डायग्राम से बहुत सारी फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, सिर्फ एक डायग्राम से। सिर्फ इस एक डायग्राम से हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं फिजिकल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि फेज ट्रांजिशंस कहाँ आएंगी? ये टेम्परेचर एक्सिस पे जितनी फेज ट्रांजिशन से हमारा फेज ट्रांजिशन, जहाँ पे लिक्विड गैस इन तीनों की आपस में फेज ट्रांजिशन आती है, वो टेम्परेचर के साथ। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो आप अगर उधर सॉलिड से शुरू हो जाएं, सॉलिड मटेरियल से आप टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करें तो वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में, और उसको भी मजीद करें तो वो वेपोरेट होके गैसियस फॉर्म में। तो तमाम की तमाम जो फेज ट्रांजिशन हैं वो हमें वाई एक्सिस पे टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मिल जाती है। ले जी, काफ़ी फिजिक्स होगी आज इसमें, इस डायग्राम में। मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। अच्छा जी, तो मैं रिकमेंड करूंगा अपने जो दोस्त आगे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं बीएस लेवल को, कि ये डायग्राम जो है ये स्टूडेंट्स को लाजमी एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों के आंसर इस डायग्राम में मौजूद हैं, बहुत सारे सवालात के आंसर इसमें मौजूद हैं। ओके जी, आगे अगले है हमारा पॉइंट नंबर 4, इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। कल भी हमने ये बात की थी कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम सिस्टम्स की पास्ट हिस्ट्री से इतना कंसर्न नहीं रखते,
उसकी पास हिस्ट्री सिस्टम की क्या है, हम इस वक्त उसकी स्टेट क्या है उससे ज़्यादा कंसर्न रखते हैं। इसीलिए हम कल से वो स्टेट फंक्शन की बात कर रहे थे। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को होल्ड करे, तो वो स्टेट फंक्शंस कहलाते हैं। क्योंकि स्टेट फंक्शन सिस्टम की उस वक्त की स्टेट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये भी ऐसी ही स्टेट है कि जहां हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ना इससे पहले अप्लाई कर रहे हैं ना बाद में। असल में स्टैटिस्टिकल फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम इंतजार कर लेते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है, तो फिर हम उसकी स्टडी कर लेते हैं। उसको टाइम स्केल ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, टाइम स्केल ऑफ इक्विलिब्रियम, कि वो टाइम जिस टाइम में सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड टाइम स्केल ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, अच्छा, इक्विलिब्रियम के बारे में पहले 3-4 चीजें अहम वो मैं आपके सामने लिख दूं। नंबर 1, इक्विलिब्रियम इज equilibrium means the system is in its lowest energy। इक्विलिब्रियम का एक मतलब तो ये है कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो अपने लोएस्ट स्टेट पे, जितना सिस्टम अपने लोएस्ट स्टेट मेंटेन कर सकता है। इसका दूसरा मतलब ये है ये बहुत अहम नुकता है जो अभी भी मैं बयान करने जा रहा हूं। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम become independent of time। ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी बहुत अहम, कि सिस्टम की कंजर्वेशन जो है, किसी भी हमारे पैरामीटर की, किसी भी क्वांटिटी की जो कंजर्वेशन है वो डील करती है टाइम के साथ, कि अगर उसका d over dt if it is equal to 0, some quantity f, कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है f, अगर उसका टाइम के हिसाब से अगर वो 0 है तो वो फंक्शन जो है दैट इज कांस्टेंट। इंटीग्रेट करें यू विल गेट कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो कल गुलाम फरीद साहब ने अपने लेक्चर में एक रेफरेंस दिया था इनवेरिएंट और कंजर्वेशन के हवाले से, याद है कि इनवेरिएंट क्या होता है कि अगर हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्पेस एंड टाइम दोनों में कंजर्व करे तो उसके लिए हम कहते हैं कि इट इज इनवेरिएंट, और अगर वो सिर्फ और सिर्फ टाइम में करे तो दैट इज कंजर्व्ड। इट मींस दिस एफ व्हिच इज अ फिजिकल क्वांटिटी इट मस्ट बी कांस्टेंट और इट मस्ट बी कंजर्व्ड, इट मस्ट बी कंजर्व्ड। इसका एक और मतलब, एक और टर्मिनोलॉजी हमारे लिटरेचर में इस्तेमाल होती है, क्लासिकल फिजिक्स में भी होती है, वो है कांस्टेंट ऑफ मोशन। इसका एक और मतलब भी है और वो है कांस्टेंट ऑफ मोशन। और कांस्टेंट ऑफ मोशन का मतलब है कि आपका सिस्टम डायनामिक है, डायनामिकल सिस्टम है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दे आर इन मोशन, लेकिन उसके जो थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज हैं या उसके जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं 3 या 4 या 5, वो आपस में इस तरह इक्वेशन की फॉर्म में कनेक्टेड हैं कि अगर एक कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है, दूसरा कम होता है तो तीसरा बढ़ जाता है, इस तरह। तो उसमें से एक क्वांटिटी ऐसी है जो पूरी मोशन जिस तरह की मर्जी हो जाए उसने कांस्टेंट रहना ही रहना है, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ मोशन। और ये भी कांस्टेंट है और ये भी अगर टाइम के हिसाब से तो वो कंजर्व भी है। तो ये बहुत अहम है इक्विलिब्रियम के, ये इक्विलिब्रियम में बयान कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम की 2 प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपके सामने लिखी हैं। एक ये कि वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, सिस्टम अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, और दूसरा कि वो टाइम इंडिपेंडेंट है।
ये दो बातें इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तीसरी अहम बात, और ये फिजिक्स है, ये दोनों पॉइंट्स फिजिक्स है, फिजिक्स ऑफ द सिस्टम में बयान कर रहे हैं। फिर फिजिक्स है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जिसको हम फिजिकल सिग्निफिकेंस कहते हैं। जी आप क्या कर रहे हैं आप फिजिक्स वाले, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है सिस्टम की इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम से मतलब कि हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं। हम इक्विलिब्रियम में आने से पहले हमारा कंसर्न नहीं है, जैसे सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स अप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स अप्लाई ही तब करते हैं जब हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। वो इक्विलिब्रियम में है तो वो उसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगी, वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा। और इसके अलावा आगे देखते हैं, हाँ ये भी बहुत अहम है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम corresponds to equilibrium। जी, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम corresponds to equilibrium। और यहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी जाग जाएगी, और प्रोबेबिलिटी जाग जाएगी तो क्वांटम मैकेनिक्स भी जाग जाएगी। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये फिर हम आगे देखेंगे। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसे हम थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। वो सिस्टम में तमाम पॉसिबल स्टेट्स को इक्वल प्रोबेबिलिटी असाइन करती है कि हर स्टेट ऑफ द एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम इज इक्वली प्रोबेबल। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। और लेकिन कुछ सिस्टम हमारे पास ऐसे भी हैं कि जहां पे एनर्जी स्टेट्स हमारी इक्वली प्रोबेबल नहीं है। इसको प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी की अगर बात की जाए तो इवेंट इज नॉट इक्वली लाइकली, द इवेंट इज नॉट इक्वली लाइकली। इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट के तमाम जो आउटपुट्स हैं, पॉसिबल आउटपुट्स हैं, वो इक्वली असाइन नहीं है। मींस इसकी एग्जांपल देखते हैं, आप एक कॉइन थ्रो करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों 1/2 है, 1/2 है प्रोबेबिलिटी 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। सो इक्वल प्रोबेबिलिटी इज असाइंड टू बोथ आउटपुट्स। हेड आने को भी हमने 0.5 कह दिया, टेल आने को भी 0.5, तो इट इज इक्वली असाइंड प्रोबेबिलिटी, द इवेंट इज इक्वली लाइकली। ठीक है, और इसमें सिस्टम में, इस सिस्टम में जो हमारी पॉसिबल स्टेट्स हैं उनमें हमने प्रोबेबिलिटी इक्वली असाइन कर दी है सिस्टम को। ठीक है, तो इसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको कुछ बुक्स ने थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की भी बात की है, लेकिन बात दोनों में एक कॉमन है, वो क्या कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वली असाइंड टू ऑल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। तो ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या इसको थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। एक मिनट मैं क्वेश्चन लेता हूं आपका। और फिर कुछ सिस्टम्स हमारे पास ऐसे भी हैं कि जहां पे तमाम एनर्जी स्टेट्स इक्वली लाइकली नहीं है, इक्वली प्रोबेबल स्टेट्स नहीं हैं। सिस्टम की जो एनर्जी स्टेट्स हैं दे आर नॉट इक्वली प्रोबेबल। ठीक है, तो अगर वो इक्वली प्रोबेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि अब मसला हो गया। अब मसला ये हुआ कि फिर किस स्टेट में इक्विलिब्रियम जाएगा। आपके पास बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो इक्विलिब्रियम किस स्टेट को मेंटेन करेगा? बात समझ आ रही है? अब ये सवाल फिर यहां से जनरेट होगा कि इफ द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम आर नॉट इक्वली प्रोबेबल, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, ऑल एनर्जी स्टेट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, आर नॉट इक्वली प्रोबेबल, तो फिर क्या होगा? फिर इक्विलिब्रियम कहां मेंटेन होगा? किस स्टेट को मेंटेन करेगा इक्विलिब्रियम? किस? तो उसका आंसर है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम कॉरस्पॉन्ड्स टू इक्विलिब्रियम। कि जिस स्टेट की प्रोबेबिलिटी जो मोस्ट प्रोबेबल है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है, असल में जो इक्विलिब्रियम है उस स्टेट को कॉरस्पॉन्ड करेगा। सिस्टम उस जो इक्विलिब्रियम है उस स्टेट में होगा। ठीक है, तो ये उस केस में ये डिस्कशन है जब हमारा सिस्टम जो है वो इक्वली प्रोबेबल नहीं है। इन टर्मिनोलॉजीज ऑफ प्रोबेबिलिटी द इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, तो उसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं होती। और यहां से ये बात समझ आती। तो इक्विलिब्रियम का एक
तीसरा मतलब जो है, दो तो ये हमने देख लिए कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होगा, दूसरा देखा टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो लोएस्ट एनर्जी में होगा सिस्टम, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा, यानी d/dt इक्वल्स टू 0। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, कंजर्व्ड होगी, या कांस्टेंट ऑफ मोशन होगी। और तीसरा इसका मतलब इक्विलिब्रियम का कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को इक्विलिब्रियम जो है वो क्रॉसपॉन्ड करेगा। और यहां से प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और जहां प्रोबेबिलिटी आएगी स्टैटिस्टिक्स सारी शुरू हो जाएगी, सारी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है, सारी स्टैटिस्टिक्स शुमारियात का पूरा शोबा जो है, स्टैटिस्टिक्स एमएससी, स्टैटिस्टिक्स एमफिल, पीएचडी, वो सारे फिर इसमें आ जाएगी। यानी प्रोबेबिलिटी आ गई तो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजी है तो पूरी स्टैटिस्टिक्स भी आ जाएगी, और वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो क्वांटम मैकेनिक्स भी आ जाएगी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम किसी इवेंट के होने के चांसेस की बात कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ आ जाएगी। एक मिनट, मुझे ना ये पहले इसकी फिजिकल चीज़ें कर लें, अभी सवाल लेता हूँ। आप इनके भी क्वेश्चन है, मैं वो भी लेता हूँ। अच्छा, चौथा पॉइंट इस पे, इक्विलिब्रियम corresponds to maximum equilibrium corresponds to maximum probability। नहीं, ये तो बात हमने कर ली है कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इक्विलिब्रियम होगा, तो ये वही दोबारा बात कह रहा हूं। नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं, इंट्रोपी, मैक्सिमम इंट्रोपी। इसका एक ये भी मतलब कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है ना, तो सिस्टम की इंट्रोपी मैक्सिमम होगी। अगर सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि इसकी इंट्रोपी मैक्सिमम है। ठीक है, और ये जो इंट्रोपी है, एंड दिस इंट्रोपी मे बी अ फंक्शन ऑफ एनी थर्मोडायनामिक वेरिएबल। इक्विलिब्रियम में है तो मैक्सिमम इंट्रोपी होगी, और अगर इंट्रोपी है तो वो इंट्रोपी उस इक्विलिब्रियम के लिए वो किसी भी थर्मोडायनामिक वेरिएबल का फंक्शन होगी। ठीक है, आगे हम अभी क्योंकि इसकी टाइप्स में जा रहे हैं इसके बाद, तो हम देखेंगे कि अगर सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इफ द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम जो है इंट्रोपी जो है वो फंक्शन होती है एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आप मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में चले जाएं तो जो इंट्रोपी है ये फंक्शन होता है वॉल्यूम का। ठीक है, और अगर इसी तरह आप केमिकल इक्विलिब्रियम में चले जाएं, यानी जिसे पार्टिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, तो उसमें इंट्रोपी जो है वो फंक्शन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, n। ठीक है, और इसी तरह आप थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में चले जाएं, और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में क्योंकि तीनों इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहे होते हैं, थर्मल भी, मैकेनिकल भी और केमिकल भी, तीनों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली मेंटेन हो रहे होते हैं, तो उसमें इंट्रोपी किसका फंक्शन होगा? किसका फंक्शन होगा? इन तीनों का। ठीक है, यानी वो होगा इंटरनल एनर्जी का फंक्शन भी होगा, इंट्रोपी वुड बी फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, वुड बी फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, वुड बी फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये आगे सारे इक्विलिब्रियम की टाइप्स में भी हम इसको डिस्कस करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर आपने इसकी कुछ, हाँ अच्छा, इसका ना एक जो टाइम डिपेंडेंस का है, ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम की मैंने बात की थी, इसका एक छोटा सा ग्राफ जो है वो मैं आपको यहां बना देता हूं, जिसमें मैं एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहा हूं और वाई एक्सिस पे कोई थर्मोडायनामिक क्वांटिटी फर्ज की एस ले लेता हूं, एस ही ले लेते हैं, एस इंट्रोपी ले लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का बनता है, इस तरह का। ठीक है, यानी कुछ टाइम के बाद जाके वो सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गया। अब ये टाइम एक्सिस के साथ जा रहा है। अगर सिस्टम टाइम एक्सिस के साथ जा रहा है, इसका मतलब है वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो चुका है। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, ये उससे रिलेटेड है। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसकी जो इंट्रोपी है, जो कि एक थर्मोडायनामिक वेरिएबल है,
तो वो यहाँ पे जाके कांस्टेंट हो गई। तो टाइम वर्सेस सम थर्मोडायनामिक क्वांटिटी वो हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, जो ये बताता है कि इक्विलिब्रियम के, अच्छा ये कहाँ मैंने ड्रॉ की है? इक्विलिब्रियम में। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट टाइम हो जाएगा तो ये ग्राफ वहाँ वैलिड हो जाएगा। जी, इसको आपने तस्वीर ले ली, मैं इसको आगे जा रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ, अब सवाल ले लें। हाँ, अब सवाल ले लें, अगर कुछ सवाल हैं तो। काफ़ी देर से मैंने रोके हुए क्वेश्चंस, अब सवाल हैं तो वो ले लें। लोएस्ट। और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तो वो लोएस्ट में चली जाएगी। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। मतलब अभी वो सिस्टम जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम में है और वो इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है, तो ये जो दरमियान वाला टाइम है ये हम बात ही नहीं कर रहे। हम उससे बात ही कर रहे हैं कि जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो एनर्जी जो है, सिस्टम जो है अपनी लोएस्ट एनर्जी में चले जाएगा। जी, आप क्या कह रही हैं? ओके जी। हाँ, 1/6 सबके लिए। एक आने की डाइस आपने थ्रो किया तो एक आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 आने की भी, 3 आने की भी, 4 आने की, 5, 6, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। क्यों? बिकॉज द इवेंट इज इक्वली लाइकली एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी हैज बीन असाइंड टू ईच पॉसिबल आउटपुट। द इवेंट इज क्लासिकल। सो ये जो है ये जो हम यहाँ पे इस केस में हम जो प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं वो 1/W है। ठीक है, 1/W से मतलब कि ये सारी पॉसिबल आउटपुट्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं ट्रायल की, जो आपने ट्रायल की है। नहीं, देखिए मैंने जो बात की थी ना वो ये कि अगर तो हमारा सिस्टम जो है उसमें पाई जाने वाली तमाम स्टेट्स इक्वली लाइकली हैं, ऑल द स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल, तो सिस्टम इसका मतलब है कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। इफ द स्टेट्स ऑफ द एनर्जी आर ऑलरेडी इक्वली प्रोबेबल देन मीन्स सिस्टम इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम। ये मैंने अगली बात की थी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं कि जहां पे एनर्जी स्टेट्स, तमाम एनर्जी स्टेट्स आपस में इक्वली प्रोबेबल नहीं हैं, तो क्या होगा? फिर इक्विलिब्रियम किस स्टेट को मेंटेन करेगा? ये सवाल मैंने किया था। इस सवाल का जवाब है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को। ठीक है जी। अब हाँ, उसकी एग्जांपल क्या है कि मतलब आप 3 लेवल सिस्टम या 4 लेवल सिस्टम बना लें और 5 या 6 पार्टिकल ले लें, उनको उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, किसी के टोटल सेम रहे। तो इसमें ना असल में अब आपने जो सवाल कर दिया है इसका ताल्लुक परमुटेशन के साथ। हाँ, मतलब आप जो कॉइन की एग्जांपल है, दोनों इक्वली लाइकली हैं, लेकिन आप किसी एक साइड को हैवी कर दें, सर कह रहे हैं आप उसको स्टिक गम लगा दें, कुछ च्युइंगम लगा दें उसे, तो वो इक्वली लाइकली नहीं रहेगा। डिफरेंट होती है। यस, ये बेस्ट एग्जांपल कि एटम के अंदर भी जितनी हमारे पास स्टेट्स हैं वो इक्वली प्रोबेबल नहीं है। ठीक है, और उनकी बल्क स्टेट्स भी और उनकी मेरे ख्याल क्वांटम स्टेट्स भी, दे आर नॉट इक्वली प्रोबेबल। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जो आपने ये भी सवाल किया है कि अगर वो इक्वली प्रोबेबल नहीं है तो क्या होगा, उसको फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम परमुटेशन से और कॉम्बिनेशन से, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन में n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। और ये हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद है और उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टूडेंट्स बाहर से आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं जी वो रोल नंबर 1 यहां बैठे, रोल नंबर 2 यहां बैठे, रोल नंबर 3, 4, 5 और फिर 6, 7, 8, 9 फिर 10, ये रोल नंबर वाइज, ये ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जाम में हम करते हैं, एग्जाम में हम बच्चों को रोल नंबर वाइज बिठाते हैं पेपर देने के लिए, तो वहां पे ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, तो वहां पे हम परमुटेशन अप्लाई करते हैं। और अगर
ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है तो वहां पे हम कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। और जहां पे इक्वली प्रोबेबल नहीं है तो बहुत सारी जगहों पे ये जो आगे मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि जो हमारी बोल्ट्जमैन ने इक्वेशन दी है S इक्वल्स टू के बी, S इक्वल्स टू के बी लॉग ऑफ, चलो इसको मैं ये सिंबल दे देता हूँ ओमेगा। ओमेगा भी बुक्स ने लिखा हुआ है, इसको W भी लिखा हुआ है, जो भी आप जो भी इसको सिंबल इसको असाइन करें। तो ये वो रिलेशन है जो बोल्ट्जमैन ने दिया। इसी को हमने हमारा जो इससे अगला पॉइंट है आ रहा है, कौन सा पॉइंट है इसका बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस का? अच्छा, पॉइंट नंबर 11। अभी तो हम मेरा ख्याल है पॉइंट नंबर 4 पे खड़े हैं। पॉइंट नंबर 11 पे जाके हम इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और वहां पे एक जगह पे मतलब ये मैंने जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसकी जगह पे ये वाला कॉम्बिनेशन यानी जो कॉम्बिनेशन का है n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, वेयर द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट वी अप्लाई कॉम्बिनेशंस, और जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है वहां पे हम अप्लाई करते हैं परमुटेशन। तो ये सारी डिस्कशन है कि जब हमारे पास सिस्टम की एनर्जी की जो स्टेट्स हैं वो इक्वली प्रोबेबल नहीं है तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन, इक्विलिब्रियम उस स्टेट को कॉरस्पॉन्ड करेगा। और अगर सिस्टम ऑलरेडी उसकी तमाम स्टेट्स इक्वली प्रोबेबल हैं तो फिर वो इसका मतलब सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अच्छा जी, और सवाल है कोई? जी जी अच्छा, अब ये प्रोबेबिलिटी के सवाल शुरू हो गए हैं। प्रोबेबिलिटी मुझे इतनी नहीं आती तो उस पर बात डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इस पे फिर मैं इसके जवाब में मैं फिर वही कहूंगा कि आप जरा ये देखें कि उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो परमुटेशन लगा दें, अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप कॉम्बिनेशन लगा दें। बस इस पे यही कमेंट है मेरा। ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। और सवाल है किसी का? हाँ ठीक है, और क्वेश्चन है तो आप कर लें, फिर उस पर बात कर लेते हैं, आगे निकलें, टाइम जो है वो कम है हमारे पास। जी ओके अच्छा, अब और कॉम्बिनेशंस में ना पॉसिबल जो स्टेट्स हैं उनकी अवेलेबल जो स्टेट्स हैं कम हो जाती, ठीक है, रिड्यूस हो जाती। अच्छा ओके, यहाँ तक और कुछ सवाल है? मैं आगे जा रहा हूँ इसके बाद इक्विलिब्रियम की टाइप्स पे। अब यहाँ तक सारी फिजिक्स ही आज हमने तकरीबन डिस्कस की है, इसमें कोई अभी तक इक्वेशन में हम नहीं गए, और सारी अब तक के लेक्चर में हमने फिजिक्स ही डील की है। और लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी इक्विलिब्रियम मैंने सिर्फ इक्विलिब्रियम की 4 मेजर प्रॉपर्टीज़ मैंने आपसे डिस्कस की हैं, अभी इसकी टाइप्स रहती हैं। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम की टाइप्स जो हैं वो रहती हैं। तो इक्विलिब्रियम की टाइप्स, ये हमारा पॉइंट चल रहा है कौन सा? 4, इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। तो उसमें है सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम, और फिर हमारे पास दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और उसके बाद तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जिसे हम पार्टिकल इक्विलिब्रियम भी बुक्स ने लिखा हुआ है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब ना ऐसा है कि हम तीनों को साइमल्टेनियसली स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, मतलब
तो वो टाइम भी बच जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब है एक जो हमें हर स्टूडेंट समझता है इक्विलिब्रियम को कि दोनों का थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब ये है कि T1 इक्वल्स टू, ठीक है। लेकिन जो बात इससे अगली है, इससे अगली लर्निंग है, वो ये है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जो इंट्रोपी है, हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, मैक्सिमम इंट्रोपी होगी। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन इट हैज मैक्सिमम इंट्रोपी। तो अगर मैक्सिमम इंट्रोपी है तो थर्मल के केस में इट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, इट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। और इसकी चेंज अगर देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू ई, तो पार्शियल एस ओवर पार्शियल ई, इट मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ फर्दर टेम्परेचर, दैट इज 1 ओवर टी। हाँ, पीछे अब तक मैं वैसे इंटरनल एनर्जी के लिए ना यू यूज करता रहा हूँ इंटरनल एनर्जी को, तो अब मैं यहाँ पे ई यूज कर रहा हूँ, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों एक ही बात है। जहाँ मैं ई लिख रहा हूँ इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल एनर्जी। तो अब यहाँ पे पार्शियल एस ओवर पार्शियल ई जो है ये 1/T आ जाता है। अच्छा, अब अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्रेशर जो है P1 इक्वल्स टू P2। ये भी वो बात है जो स्टूडेंट्स इजीली, आप मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की टर्म बोलें तो फौरन समझ आ जाती है कि दोनों के वो प्रेशर्स इक्वल की बात हो रही है। लेकिन इससे अगली लर्निंग क्या है कि अगर ऐसा है तो सिस्टम जो इंट्रोपी है इट वुड बी फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर वो फंक्शन ऑफ इंट्रोपी है तो इसके साथ साथ चेंज लेंस की पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी, दैट वुड बी इक्वल टू प्रेशर ओवर टेम्परेचर, ठीक है। और इसी तरह आप आ जाएं पार्टिकल इक्विलिब्रियम में या केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो अगर हम कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम और पार्टिकल इक्विलिब्रियम बराबर है, ये है, इसमें है सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब दोनों का जो केमिकल पोटेंशियल है वो बराबर है, दोनों का केमिकल पोटेंशियल बराबर है। और केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, आज इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सारी ये डिस्कशन जो अभी मैं लेके जा रहा हूं ना, ये सारी डिस्कशन मैंने यहां पे जा क्लोज करनी है, केमिकल पोटेंशियल है क्या, ठीक है। तो इसकी जितनी फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो पॉइंट नंबर 6 में आ रही है, और अभी हमारा पॉइंट कौन सा चल रहा है, 4। तो ये इसको सारी डिस्कशन को, इक्विलिब्रियम की तमाम डिस्कशन को मैं जाके आगे कनेक्ट करूंगा केमिकल पोटेंशियल के साथ, कि क्या होता है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी हम देखते हैं। तो केमिकल ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम अगर में है तो इसका मतलब है कि दोनों के केमिकल पोटेंशियल बराबर है। लेकिन इससे अगली लर्निंग हमारी ये है कि अगर ऐसा है तो इस केस में इंट्रोपी जो है इट वुड बी अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की है तो इसकी चेंज लें जरा, पार्शियल एस ओवर पार्शियल एन, तो ये जो है माइनस म्यू ओवर टी के बराबर है, माइनस म्यू ओवर टी के इक्वल है, ठीक है। अब इसके प्रूफ हैं, अब मैं तो चाह रहा हूं इसका प्रूफ कर दूं, लेकिन टाइम नहीं है इसका प्रूफ करने का, तो इतना मेरा ख्याल काफ़ी है कि इनकी आप प्रॉपर्टीज़ को इस अंदाज से समझ लें। या थोड़ा सा हिंट अगर मैं देना चाहूँ तो इसमें समझ लें कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, एक इंट्रोपी S1 है, दूसरे की इंट्रोपी S2 है। तो इंट्रोपी में एडिटिव प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि S1 प्लस S2, ठीक है। एक करके दिखा देता हूं, उसी एनालॉजी पे आप दूसरे जो है वो समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें जो ये वॉल है, ये जो इन दोनों को पार्टीशन कर रही है, इट इज अ कंडक्टिंग वॉल, इट इज अ कंडक्टिंग वॉल, ठीक है। और इसमें एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, इस कंडक्टिंग वॉल है तो क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो E जो है दैट वुड बिकम E1 प्लस E2, और इसमें जो हम फर्दर कैलकुलेशन है, तो जैसे हमने कहा कि एंट्रोपी इज फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो ये बन जाएगा E1 और E2, यानी एंट्रोपी जो है E1 और E2 का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। और इसके जाके आगे हम इसको सारी कैलकुलेशन करते करते यहाँ पे जा क्लोज करेंगे, पार्शियल एस ओवर पार्शियल E1
इक्वल टू पार्शियल एस ओवर पार्शियल ई टू, ठीक है। और यहां पे ये जो फैक्टर है, इट मस्ट बी दिस फैक्टर पार्शियल एस ओवर पार्शियल ई मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और ये बन जाता है 1 ओवर T1 इज इक्वल टू 1 ओवर T2 मीन्स T1 इक्वल टू T2, ठीक है। मैं कुछ दरमियान में स्टेप छोड़े हैं, वो आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से उठाएं, वो आप कर सकते हैं इजीली। बस जो बुनियादी चीज़ है वो ये कि एक सिस्टम है जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और दरमियान में जो वॉल है वो कंडक्टिंग है और एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। बाकी आप कर सकते हैं इसको। इसी तरह आप मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएं। अच्छा, इसमें आप आएंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, तो जो हमारे पास सिस्टम की वॉल है वो है मूवेबल वॉल है, तो इसीलिए तो एंट्रोपी फंक्शन है वॉल्यूम का। वॉल में प्रेशर डिफरेंट है P1 P2, तो जिस तरफ प्रेशर ज्यादा है वो वॉल पे लगेगा, कुलियंस मॉलिक्यूल्स के कुलियंस की वजह से वो इसको एक तरफ ले जाएगा और वॉल्यूम में चेंज आ जाएगी। तो जैसे ही वॉल्यूम में चेंज आएगी तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एंट्रोपी फंक्शन वॉल्यूम का है। तो जो वॉल है ये मूवेबल वॉल है। आ जाए सर। अच्छा, और जो वॉल है वो मूवेबल है और इसमें जो वॉल्यूम हो जाएगा, जो वॉल्यूम होगा टोटल वॉल्यूम दैट वुड बी इक्वल टू V1 एंड V2, जैसे यहां पे हमने एनर्जी को किया था उसके उसी एनालॉजी से आप, और इसको फिलहाल आप आगे लेके चलें और एंट्रोपी को V1 और V2 का फंक्शन कहें, इसका डिफरेंशियल लें, D ऑफ S लें, उसको आगे कैलकुलेट करें और इसको हम आगे चलते चलते पार्शियल S ओवर पार्शियल V1 इक्वल्स टू पार्शियल S ओवर पार्शियल V2 के बराबर लेके आना है, ये यहां तक लेके आना है। और अगर यहां तक आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो पार्शियल S ओवर पार्शियल V1 है इट मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। और वो कैसे है? दैट इज इक्वल टू P ओवर T, P1 ओवर T इक्वल्स टू P2 ओवर T। तो T तो ऑलरेडी इक्वल है, इसका मतलब है P1 इक्वल्स टू P2। तो यहां से हमने प्रेशर को जो है वो इक्वल कर लिया। तीसरी टाइप जो है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसका भी वही कि हमारे पास अब वॉल किस तरह जी है, वॉल जो दो कंटेनर्स के दरमियान वॉल है, अब वो किस तरह की होगी? शाबाश, पार्टिकल्स एक्सचेंज करने हैं हमने। इंसुलेटिंग वॉल विद पोर्स, पोर्स के उसके दरमियान पार्टिकल्स। अब जो हमारे पास वॉल है, इंसुलेटिंग वॉल, इंसुलेटिंग वॉल विद पोर्स, यानी अब पार्टिकल एक्सचेंज हो गए इन इसके जरिए से। हाँ, जाली लगी हुई है जी, जाली लगी हुई है तो जाली में से वो जो एक्सचेंज कर जाएंगे। बहुत अच्छी एग्जांपल। अच्छा, इसी तरह इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? N1 प्लस N2, ठीक है। इसी तरह आप पूरी कैलकुलेशन आप करते जाएं और इसमें जो आप इंट्रोपी है दैट वुड बी फंक्शन ऑफ N1 एंड N2, फिर इसका डिफरेंशियल लें ds, ठीक है। और इसको फिर आगे लेके चलें तो ये पार्शियल S ओवर पार्शियल N1 इक्वल्स टू पार्शियल S ओवर पार्शियल N2 और दैट वुड बी फंक्शन ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तो इसको हम लिखते हैं माइनस म्यू 1 ओवर T इक्वल्स टू माइनस म्यू 2 ओवर T। माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, टेम्परेचर ऑलरेडी इक्वल हैं तो इसका एक ही मतलब है कि म्यू 1 इक्वल्स टू म्यू 2। चलें जी, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसकी तस्वीर जल्दी जरा। अच्छा जी, इससे अगला जो है पॉइंट नंबर 5। अब हम आगे पॉइंट नंबर 5 पे जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 जो है वो है इन तीनों इक्विलिब्रियम अगर साइमल्टेनियसली मेंटेन हो रहे हो, इफ ऑल द इक्विलिब्रियम्स आर साइमल्टेनियसली आर बीइंग मेंटेन्ड, तो उस केस में ये कैलकुलेशंस जो है वो कैसे होंगी और ये बहुत आगे। हाँ हाँ, आप इंसुलेटिंग ही कह दें क्योंकि हमने तो प्रेशर लगाना है और प्रेशर की वजह से वो मूव कर जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। आप ना उसको इंसुलेटिंग लें, इंसुलेटिंग, ठीक है, वो अदरवाइज कंफ्यूज कर जाएंगे आप। इंसुलेटिंग वॉल है
लेकिन प्रेशर्स डिफरेंट हैं और वाल्व मूवेबल है बस। ओके जी, ठीक है। आगे हम जाते हैं जी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हमारा पॉइंट नंबर 5 है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब है कि अगर सिस्टम इसमें है तो थर्मल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन हो रहा है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन हो रहा है और केमिकल इक्विलिब्रियम जिसे हमने पार्टिकल इक्विलिब्रियम कहा है वो भी मेंटेन हो रहा है। तीनों साइमल्टेनियसली मेंटेन हो रहे हैं। तो अब असल जो सवाल है जो आगे जिसने अगला जो हमारा पॉइंट है केमिकल पोटेंशियल, उसके साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, इस सारी डिस्कशन को अभी जो हमने शुरू की है केमिकल पोटेंशियल पे जाकर हम इसे खत्म करेंगे। अच्छा, इस केस में थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम के केस में एंट्रोपी किसका फंक्शन होगी? जी, इंपॉर्टेंट सवाल है, की क्वेश्चन है, तीनों का फंक्शन होगी। गुड। इस केस में जो हमारी एंट्रोपी है दैट वुड बी फंक्शन ऑफ ऑल थ्री, जो हमने थर्मल में रखा, मैकेनिकल में, और थर्मल में किसका वो फंक्शन था? जी शाबाश, एनर्जी का, और इसमें वॉल्यूम का, और केमिकल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। ठीक है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशियल लें, जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। अब इससे आगे मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन तेजी से करने लगा हूं। इसका डिफरेंशियल लें जी, पार्शियल एस ओवर पार्शियल ई डी ई प्लस पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी डी वी प्लस पार्शियल एन ओवर पार्शियल एस ओवर पार्शियल एन डी एन। ठीक है। अच्छा, अब तीनों की वैल्यू पुट करें, शाबाश। पार्शियल एस ओवर पार्शियल ई क्या था? अभी थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में हमने क्या लिखा है इसे? 1 ओवर टी डी ई प्लस, और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के केस में हमने इसे क्या लिखा है? पी ओवर टी। ठीक है, पी ओवर टी डी वी प्लस पार्शियल एस ओवर पार्शियल एन, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने इसको लिखा है दैट इज माइनस म्यू ओवर टी डी एन। ठीक, तो सारी इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो टी से मल्टीप्लाई करने से बन जाती है टी डी एस इक्वल टू डी ऑफ ई प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन। ठीक है, तो इसको यहां से हम डी ई निकाल लेते हैं। तो डी ई क्या निकलेगा यहां से? इंटरनल एनर्जी, असल में हम इंटरेस्टेड है डी ई में, तो डी ई को एक तरफ ले लें, तो डी इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन एंड से दिस इक्वेशन 1। ठीक है, इसको हमने बार बार आगे रेफरेंस देना है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का हमने आगे बार बार जो है वो रेफरेंस देना है। तो ये हमने डी ई निकाल लिया है एंड से इट इक्वेशन नंबर 1, से इट इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहां से एक बात समझ आ रही है कि ई जो है ये किसका फंक्शन है? शाबाश, ई किसका फंक्शन है? ई इज अ फंक्शन ऑफ एस वी एंड एन। गुड, ये हमें समझ आ गया कि ये एस वी और एन का फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशियल लें, डी ऑफ ई इक्वल्स टू पार्शियल ई ओवर पार्शियल एस डी एस पार्शियल ई और पार्शियल वी डी वी प्लस पार्शियल ई ओवर पार्शियल एन डी एन। ठीक है, तो अब कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करें कि नहीं, ये भी डी ई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर करें। कंपेयर इट विद इक्वेशन नंबर 1। तो वहां से डी एस जी लिखवाएं मुझे, टी इक्वल्स टू
पार्शियल ई ओवर पार्शियल एस, शाबाश। अगला पी इक्वल्स टू माइनस पार्शियल ई ओवर पार्शियल वी, और तीसरा म्यू इक्वल्स टू पार्शियल ई बाई पार्शियल एन। ठीक है, तो ये अहम है, तीनों चीज़ें अहम हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ कैलकुलेशंस में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अब। अच्छा, अब ये जितनी हम चीज़ें निकाल रहे हैं ना, ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए है, जहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम भी है, केमिकल भी है, मैकेनिकल, तीनों साइमल्टेनियसली मेंटेन हो रहे हैं। सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये इक्वेशन हम आगे यूज करेंगे फॉर टेम्परेचर, फॉर प्रेशर एंड फॉर केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, चलिए जी, अब मैं इसे करता हूं, हाँ ले लें इसको, तस्वीर को। आगे मैं इसको कर रहा हूं जी, इसी सेम को हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के लिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने दी है, इसको याद रखना है, जो अभी मैंने यहां लिखी हुई थी इक्वेशन नंबर 1, उसको याद रखना है, वो बार बार हमने आगे यूज करनी। चलो इसको मैं थोड़ा सा भी रहने देता हूं, इसका शायद रेफरेंस की जरूरत पड़े। अच्छा, इसको हम अब करते हैं हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के लिए। अच्छा जी, मैं ब्लैक पॉइंटर यूज कर लेता हूं। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, अच्छा मेरे विजिबिलिटी का इशू है इसके साथ। हाँ, वो कुछ और मिल जाए ना तो उसके साथ। चलिए इसे भी रेज कर दें। अच्छा, अब हम इसी को हम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इस बस ठीक है, ओके, बस ठीक, ओके, थैंक यू। आगे है, इसको हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के लिए F इक्वल्स टू E माइनस टी एस। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल लें, डी ऑफ एफ इक्वल्स टू डी ऑफ ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो इसमें ये जो डी ई है, जिसको हमने पीछे इक्वेशन नंबर 1 कहा है, उसको यहां पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 जो है उससे वो उस समय डी ई से रिलेटेड है, तो उसको यहां पुट करें। तो डी एफ इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन। ये डी ई अभी हमने निकाला इक्वेशन नंबर 1 का रेफरेंस, और माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। जी को कैंसिल हो रहा होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास जो पीछे बचा वो बचा है माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन माइनस एस डी टी, और ये आ गया डी एफ। तो यहां से एफ किसका फंक्शन बन रहा है? शाबाश, एफ इज अ फंक्शन ऑफ वी एन टी। सो एफ इक्वल्स टू एफ वी एन टी। अब इसका डिफरेंशियल लें, डी ऑफ एफ इक्वल्स टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी डी वी प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एन डी एन प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल डी डी टी। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करें, तीन टर्मिनोलॉजी वाली कौन सी थी हमारी, ये वाली, इसके साथ। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दूं। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। तो इसको कंपेयर करें, कंपेयर इट विद इक्वेशन 2। तो यहां से हमारे पास P किसके बराबर निकल रहा है? जी लिखवाएं जरा, P किसके बराबर निकल रहा है? यस, P इक्वल्स टू माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी। म्यू किसके बराबर निकल रहा है? पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एन। और S किसके बराबर निकल रहा है? माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी। ठीक है, तो ये हेल्महोल्ट्ज के लिए
हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी के लिए अगर सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहां पे केमिकल पोटेंशियल क्या पड़ा हुआ है, ये केमिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एन। इससे अगला पॉइंट हमारा केमिकल पोटेंशियल पे है, तो इसलिए मैं बार बार इसका रेफरेंस दे रहा हूं आपको कि आगे हमने यूज करना है। अच्छा, आप इसी को हम यूज कर लेते हैं गिब्स के लिए। आगे हम यूज कर लेते हैं इसे गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। अब इसे यूज करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। तो गिब्स इक्वल्स टू एफ प्लस पी वी, तो जी इक्वल्स टू एफ की वैल्यू पुट करें ई माइनस टी एस प्लस पी वी। ठीक है, तो इसका भी डिफरेंशियल लें। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे, इसका रिजल्ट ना लिख लूं, चले इसका ना आप डिफरेंशियल लें पहले, डी ऑफ जी डी ऑफ ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी टी पी। अच्छा, अब यहां पे फिर डीई अपीयर हो रहा है, और ये डीई की डेफिनेशन हमने पीछे निकाली है इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहां इक्वेशन नंबर 1 पुट करें, तो डी जी इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन। तो ये सारी मैं कैलकुलेशंस करके मैं केमिकल पोटेंशियल एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। ठीक है, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, मसलन ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो रही है। कल अली भी कह रहा था कि 6 नहीं आएंगे 3 आएंगे, तो अभी 3 बनेंगे। गिब्स में 3 आने चाहिए, कल वो कैलकुलेशन में कुछ मसला था, वो जो 6 गिब्स 6 थर्मोडायनामिक पैरामीटर का फंक्शन बन रहा था, वो सही नहीं था, उसमें कहीं एक सब्स्टिट्यूशन होनी थी, वो रिड्यूस हो जाना था 3 में, वो आज वही देख रहे हैं। तो ये कैंसिल हुआ, तो डी जी इक्वल्स टू पी डी वी पे कैंसिल, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास जो है म्यू डी एन और माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, तो ये हमारे पास डी जी आ गई। तो अब यहां पे गिब्स किसका फंक्शन बन रहा है, इट्स अ फंक्शन ऑफ एन टी पी। तो इसको आप फिर डिफरेंशियल लें, और डिफरेंशियल लेने के बाद इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, और इस इक्वेशन को मैं नंबर दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। अब इसका डिफरेंशियल ओपन करें, जो ओपन करने के बाद इक्वेशन आएगी उसको इसके साथ इक्वेशन नंबर 3 के साथ कंपेयर करें, और वहां से थर्मोडायनामिक जो हमारी इक्वेशन निकलती हैं वो निकालें। उसमें है सबसे पहले म्यू इक्वल्स टू पार्शियल जी ओवर पार्शियल एन, एक ये रिजल्ट निकल रहा है उसका, और दूसरा रिजल्ट जो है इंट्रोपी का, एस इक्वल्स टू माइनस पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी, और V इक्वल्स टू पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी। ठीक है, यानी केमिकल पोटेंशियल, इंट्रोपी और वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ गिब्स व्हेन सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तीनों इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहे हैं, तो उसमें ये डेफिनेशन है। और यहां फिर आप गौर करें कि केमिकल पोटेंशियल की टर्म ये है। ठीक है, अच्छा अब मैं ना यहां पे एक साइन जी ठहरे अभी कर लेते हैं। अच्छा ले लिए, ओके। अच्छा आप ना इसको एक और आप ये करें कि आपको छोटी सी असाइनमेंट है कि आप इसी को आप करें इंथाल्पी के लिए। इंथाल्पी के लिए करें, और इंथाल्पी का जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। ठीक है, सो इसको डू योरसेल्फ एज एक्सरसाइज। लेकिन उसमें जो केमिकल पोटेंशियल निकलता है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्योंकि वो आगे डिस्कशन में हमने आना है। तो इसका जो केमिकल पोटेंशियल है वो निकलता है पार्शियल H ओवर पार्शियल N। ठीक है, तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है केमिकल पोटेंशियल का। तो अब यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल कहाँ कहाँ अपीयर हो रहा है, केमिकल पोटेंशियल ये पड़ा हुआ है, केमिकल पोटेंशियल ये है, और इसमें ये है। ठीक है, और पीछे भी हमने निकाला है, तो इसको हम आगे इस्तेमाल करते हैं। मैं इरेज कर रहा हूँ इसे।
अब हमारे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम से हम आगे तकरीबन शिफ्ट हो गए हैं केमिकल पोटेंशियल में, क्योंकि ये केमिकल पोटेंशियल ना बहुत कंफ्यूजिंग है न्यू लर्नर्स के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं। मेरे लिए ज़ाते खुद एक वो रहा कि ये केमिकल पोटेंशियल है क्या। ये ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल में भी अपीयर होता है, फर्मी और बोज आइंस्टाइन दोनों में अपीयर होता है। तो उन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की भी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती जब तक आप इस केमिकल पोटेंशियल को नहीं समझेंगे। तो अब हम अगला पॉइंट जो है हमारा पॉइंट नंबर इसका है 6, पॉइंट नंबर, इसका मतलब ये हम खत्म कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 6 में है केमिकल पोटेंशियल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये अहम है। तो अभी हमने जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में जो 4 हमने निकाले हैं, उसमें सबसे पहला जो डेफिनेशन थी वो थी पार्शियल E और पार्शियल N कीपिंग S एंड V कांस्टेंट। उसके बाद हमने हेल्महोल्ट्ज में निकाला पार्शियल F और पार्शियल N हेल्महोल्ट्ज के नतीजे में कीपिंग N एंड T कांस्टेंट। फिर हमने गिब्स देखा पार्शियल G और पार्शियल N कीपिंग T एंड P कांस्टेंट। और फिर हमने इंथाल्पी देखा। इंथाल्पी में क्या कांस्टेंट है, चलें मैं लिख रहा हूँ पार्शियल H और पार्शियल N, और उसके कांस्टेंट्स क्या है वो भी मेरे, इसको देख लें। अच्छा V, सॉरी इट्स V, थैंक यू डॉक्टर साहब, इट्स V वॉल्यूम। ओके अब ठीक है। ओके मतलब अब हम असल में ये है कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो अंडरस्टूड है ऑल द रिमेनिंग पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। अब मैं इसको ना भी लिखूं इट्स ओके, इट्स कंफर्टेबल कि हम अगर ना भी ये लिखें। तो एक हमने थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की जो एंट्रोपी का रिलेशन था उसको लेके चले, और फिर हम इंटरनल एनर्जी को, फिर हेल्महोल्ट्ज को, फिर गिब्स को, फिर इंथाल्पी को। तो इनमें कौन कौन से कांस्टेंट्स आते हैं वो हमें पता है, ऑलरेडी हमें पता है, तो इसको लिखने की भी ऐसा जरूरत नहीं है। वी नो कि अगर हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें बाकी रिमेनिंग जो है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ही ट्रीट किए जाएंगे। ओके अच्छा अब ये है जी आपके सामने कि हमारे पास केमिकल पोटेंशियल क्या है। इन चारों जो सामने मैंने लिखी इनमें एक चीज कॉमन है, वो है फ्री एनर्जी, सिस्टम की फ्री एनर्जी। और इन तमाम के डिनोमिनेटर में क्या अपीयर हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब है कि केमिकल पोटेंशियल बेसिकली फ्री एनर्जी की चेंज है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और केमिकल पोटेंशियल बेसिकली एनर्जी है। इसका जो यूनिट है वो एनर्जी में अपीयर होता है, ठीक है। तो इससे एक रिजल्ट तो ये निकलता है कि केमिकल पोटेंशियल is defined as chemical potential is defined as change in energy of the system with respect to number of particles when they enter or leave the system. When they enter, the particles enter or they leave the system due to free energy. ये एक ओवरऑल इसका पिक्चर बनती है केमिकल पोटेंशियल की। ये बेसिकली एनर्जी की चेंज है सिस्टम की, कि जब पार्टिकल्स सिस्टम के अंदर दाखिल हो रहे हैं या वो सिस्टम को लीव कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी में क्या चेंज आती है, ये असल में केमिकल पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा अब इससे आगे चलते हैं। कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं, जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट फिजिसिस्ट हैं, वो इसकी जो इक्वेशन यूज करते हैं वो गिब्स से लेते हैं कि G
डिवाइडेड बाय n। अगर ये कर दिया जाए तो इस इक्वेशन, इसमें ना जो अभी तक हमने देखा है वो ये केमिकल पोटेंशियल अपीयर हो रहा है विद चेंजेस के साथ अपीयर हो रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव्स के साथ अपीयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो एब्सोल्यूट वैल्यूज की फॉर्म में अपीयर हो रहा है। यहाँ पे g जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाएगी, n जो है वो एब्सोल्यूट नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो है वो केमिकल पोटेंशियल की ये डेफिनेशन यूज करते हैं। जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट फिजिसिस्ट हैं, दे लाइक दिस इक्वेशन, दे यूज दिस रिलेशन। Experimentalists use this equation to calculate mu। केमिकल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए वो ये यूज करते हैं। अच्छा, और अगर ये है हमारे पास एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करें या आप थ्योरी से कैलकुलेट करें, अगर हमारे पास केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है कि डेंसिटी इंक्रीजिंग, डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, इसका ये मतलब है। अगर ये है तो सिस्टम की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। हाँ, पार्टिकल्स आर एंटरिंग इनटू द सिस्टम, एज अ रिजल्ट द डेंसिटी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब है कि अगर फेज चेंज के रिस्पेक्ट से बात करें कि अगर टेम्परेचर नहीं भी है तो उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर गैसीय स्टेट है तो गैसीय स्टेट की डेंसिटी जो है वो लिक्विड स्टेट्स की तरफ जा सकती है, वो लिक्विड स्टेट्स की वो सॉलिड स्टेट्स की फॉर्म की तरफ जो है वो जा सकती है। अगर वो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो प्लाज्मा की फॉर्म में जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इफ केमिकल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 0, इट मींस पार्टिकल्स आर एंटरिंग इनटू द सिस्टम। इन अदर वर्ड्स, डेंसिटी इज बीइंग इंक्रीज ऑफ द सिस्टम, और वो गैसियस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड की डेंसिटीज को कंपेरेबल हो सकती हैं। इसमें फेज चेंज होना भी जरूरी नहीं है, ये भी अहम बात है। फेज चेंज का ताल्लुक डेंसिटी के साथ नहीं है बल्कि टेम्परेचर के साथ है। हाँ, अगर इस डेंसिटी के इंक्रीज करने के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा तो फिर फेज ट्रांजिशन आएगी कि वो गैस है लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। और अगर सिर्फ डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो हम फिर यही कहेंगे कि सिस्टम की डेंसिटी इंक्रीज कर रही है और उसकी डेंसिटी कंपेरेबल टू लिक्विड, कंपेरेबल टू सॉलिड्स है, लेकिन फेज ट्रांजिशन नहीं आई, क्योंकि फेज ट्रांजिशन का ताल्लुक असल में वो टेम्परेचर के साथ है। ओके जी, यहां तक मुकम्मल कर लेते हैं, बाकी चीजें कल। आज हम सिर्फ 14 चीजें थी जो हमने आज कवर करनी थी, जिसमें से हम सिर्फ आज 6 कर सकें। आप जरा वो आज की जो हमारा लेक्चर का जो था ना था कि इन चीज़ों को आज हम कवर कर लें, जो हमने कल का रिकैप दिया, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड इट्स टाइप्स, डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम को हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। और मैं फिर रिकमेंड करूंगा हमारे उन टीचर्स को जो टीचर्स पढ़ाते हैं कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ये डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम लाजमी करवाएं। इससे बहुत सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स को क्लियर होती हैं। और उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम देखा, इसकी टाइप्स देखी, और फिर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम देखा कि जिसमें तीनों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली मेंटेन हो रहे होते हैं। और उससे फिर हमने केमिकल पोटेंशियल निकाला, और फिर केमिकल पोटेंशियल की हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो देखी है। इसके बाद आगे जो था हमारा सिस्टम वो थी कि हम लोवेल्स थ्योरम करें, क्योंकि लोवेल्स थ्योरम का ताल्लुक फेज स्पेस के साथ है। तो ये आज रह गया, इसको कल देखेंगे। हाँ, और फिर इसी तरह आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हम डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तरीका। और बोल्ट्जमैन ने जो इक्वेशन निकाली थी S = KB log ऑफ मैक्रोस्टेट्स या प्रोबेबिलिटी, और फिर बोल्ट्जमैन की अदर कंट्रीब्यूशन इसके अलावा ये सारी चीज़, इंसेम्बल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आज रह गई हैं। तो इसको हम कल जो है इसको कवर करेंगे। शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है 2 बजे। 2 बजे लेक्चर जो है गुलाम फरीद साहब का होगा क्लासिकल मैकेनिक्स पे। तो ठीक 2 बजे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।